रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिली है। रेलवे ने डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेल वन ऐप पर अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 14 जनवरी 2026 से 6 महीने तक 3% छूट देने का फैसला किया है। सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से बुकिंग पर यह छूट लागू होगी, जबकि आर वॉलेट से टिकट बुक करने पर पहले की तरह 3% बोनस कैशबैक मिलेगा। योजना की समीक्षा के बाद में CREIS द्वारा की जाएगी। इसके माध्यम से कोई भी में रेल मंत्रालय के द्वारा एक रेल वन ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसपे रेल यात्रियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि अगर उनको टिकट बुक कराना है, आरक्षित टिकट या अनारक्षित टिकट, साथ ही साथ अगर कोई पार्सल बुक कराना हो, फ्रेट बुकिंग कराना हो या कोई शिकायत या सुझाव प्रेषित करना है, तो इन सब के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म रेल वन ऐप लॉन्च किया गया है। ये यात्रियों में काफ़ी पॉपुलर है और इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि अनारक्षित टिकटों पर रेल वन ऐप के माध्यम से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो उस पर 3% की छूट प्रदान की जाएगी। एक बहुत अच्छी सुविधा जो है रेल वन ऐप में दी जा रही है, और इसके माध्यम से कोई भी अगर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट अगर कोई भी यात्री लेता है तो उसको 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि कृपया इस छूट का लाभ उठाएं। ये छूट अभी प्रायोगिक तौर पर 6 महीने की, जो कि 14 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक दी जाएगी। इसके उपरांत इसकी समीक्षा करके वापस निर्णय लिया जाएगा। रेल यात्रियों से पुनः अनुरोध रहेगा कि कृपया रेल वन ऐप का उपयोग करें और इस छूट का लाभ। खबर जयपुर से है, जहां एयरपोर्ट थाना इलाके में श्री श्याम ज्वेलर शॉप से 3 महिलाओं ने चांदी की पायल चोरी कर ली है। शिकायतकर्ता नरेंद्र सोनी के अनुसार महिलाएं पायल खरीदने के बहाने आई और ट्रे में रखी चांदी की पायल सॉल में छिपा कर ले गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फिलहाल तीनों महिलाओं की तलाश कर रही है, जो पहले भी शहर के अलग अलग थाना इलाकों में इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी हैं। तो देखिए, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे महिलाएं पायल खरीदने के लिए आई हैं, और एक महिला देखिए शॉल अपनी खोलती है और उसके बाद में वो उस शॉल में छुपाकर पायल को लेकर चली जाती है, और लगातार ऐसी घटनाएं जयपुर से सामने आ रही हैं। तो सीधा हम आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में। Of lighting a lamp, which this year was expected to be lit on 4th of December 2025. It is not a mere coincidence that the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, his son, Mr. Udayanidhi, and other senior leaders of the DMK have consistently berated, derided, and attacked Sanatan Dharam. So much so that on 2nd September 2023, Mr. Udayanidhi made an audacious and reprehensible demand for the eradication of Sanatan Dharam itself. And for the first time, few months after that, the lighting of the lamp on the Thiruparankundaram hill associated with Lord Kartikeya, the Murugan, Bhagwan Murugan, was prevented. This coincidence should not be missed out. They did not allow it to the celebrations and the tradition to be carried out in 24 also. And therefore the devotees went to the court for justice, and justice was delivered by Justice Swaminathan, who permitted through his judgment on 1st December 2025 to continue the practice of lighting the lamp, the Deepathun at Thiruparankundaram.
it is extremely unfortunate that the state government went in appeal against the Honorable Judge's order, clearly reflecting a तो चलिए अगली खबर बीकानेर से है, जहां पर बीकानेर जिले में सोलर प्लांट के लिए खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई जारी है। पूगल क्षेत्र के आसपास स्थित सोलर प्लांट में हो रही खेजड़ी कटाई से पर्यावरण प्रेमी में नाराजगी है। पर्यावरण प्रेमी खेजड़ी कटाई के विरोध में सक्रिय हो गए हैं और बीकानेर जिले के पर्यावरण प्रेमियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। सरकार से पर्यावरण बचाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। इसी मांग को लेकर 2 फरवरी को बीकानेर में भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रावत जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप सभी को संबोधित करेंगे। आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी खुला है? आ रही आवाज? आ रही पीछे नहीं आ रही है? अच्छा, अब आ रही है? आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री कुंदन जी और लैंसडाउन क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत जी और मीडिया प्रभारी राज्य के हमारे श्री मनदीप सिंह चौहान जी हैं। आज की पत्रकार वार्ता में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके संबंध में जो भारत सरकार ने नए प्रावधान किए हैं, उसी के संबंध में मुझे आप सबके समक्ष बात रखनी है। ये अधिनियम जो नया बना है, ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को, जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं, उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि ग्राम पंचायतों को
और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है। और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी। कम से कम 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना निर्माण, सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित किया गया है। और अब बिखरे हुए जो 260 प्रकार के अब काम नहीं होंगे, बल्कि अब 4 स्पष्ट श्रेणियां होंगी। एक जल संरक्षण का होगा, तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, आजीविका की परिसंपत्तियां, एसएसजी, सेट मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के लिए कोई भवन इत्यादि बनाना है, सेट बनाना है, स्किल सेंटर बनाना है, हार्ट बनाना है, या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी। अब इस अधिनियम के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसकी धनराशि लगाई जा सकेगी, जिसमें रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज, पिचिंग, इस प्रकार के काम होंगे। इस प्रकार के कामों से गांव में सबको काम भी मिलेगा और गांव भी मजबूत होगा, ग्राम सभा के लोग भी मजबूत होंगे। और इस अधिनियम में महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई बहनें हैं, उनके लिए स्किल सेंटर, उनके लिए भवन का निर्माण, ग्रामीण हाट, ये सब बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को गांव में ही काम मिलेगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी, रोजगार के साधन उनके होंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी आधारित इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और जीएसआई मैपिंग, मोबाइल ऐप, सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, साल में 2 बार अनिवार्य रूप से सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनाता है। और साथ ही जो इसका प्रशासनिक ढांचा है, उस प्रशासनिक ढांचे को भी इससे मजबूती मिलेगी। जैसे ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट, तकनीकी सहायक आदि इस योजना की रीढ़ है, जो मुख्य रूप से इस योजना को संचालित करते हैं या धरातल पर उतारने का काम करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। इनके प्रशिक्षण के लिए, इनके मानदेय के लिए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए जो पहले प्रशासनिक खर्च 6% की धनराशि इसमें सुनिश्चित थी, 6% की धनराशि का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 9% किया गया है, यानी कि 3% धनराशि इसमें बढ़ाई गई है। इससे काम की क्वालिटी बढ़ेगी, भुगतान समय पर होगा और मॉनिटरिंग और मजबूत होगी। और इससे इस प्रावधान के बाद, इस अधिनियम के बाद वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनेगा और राज्यों को भी लाभ होने वाला है। जैसे कि कहीं पर यह दुष्प्रचार भी हो रहा था कि इस अधिनियम के आने के बाद राज्यों को इसके लिए हानि होगी, राज्यों को कम धनराशि मिलेगी, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य के अनुपात को देखें तो इससे सामान्य राज्यों की श्रेणी में हम लोग नहीं है उसमें, जो अन्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों को 60-40 के अनुपात होगा, यानी कि 60% धनराशि इन राज्यों में भारत सरकार की होगी और 40% धनराशि राज्य की होगी। और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर 90-10 का अनुपात होगा कि 90% धनराशि केंद्र सरकार की होगी, 10% उन राज्यों की होगी। अब स्पष्ट वार्षिक बजट होगा। जैसे पहले अनिश्चितता होती थी कि कितना बजट आएगा, कितना आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा,
ये धनराशि भी अब स्पष्ट रूप से वार्षिक बजट में इसका निर्धारण होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, उनको केंद्र सरकार का 90% इसमें से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे राज्य के बहुत सारे काम आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण विकास और तेज होगा। एसबीआई द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार इस अधिनियम से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होगा, यानी कि अधिक 17,000 करोड़ मिलेगा। और इससे ये भी भ्रम टूटेगा कि यह योजना राज्यों को अधिकार कम करती है, यानी कि ये जो भ्रम है, ये भ्रम टूटेगा। इस योजना से राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं, बल्कि उनको अधिक लाभ होता है। और जो विपक्ष है, जो कई बार कोई भी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आते हैं, देश के अंदर कोई अच्छा काम होता है तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का काम करते हैं। ये योजना गरीब विरोधी नहीं है, बल्कि गरीबी के मूल कारण उस पर प्रहार करने वाली योजना है। गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को, जिसको सचमुच इस धनराशि की आवश्यकता है, उसके विकास में पैसा लग सकता है, उनके लिए ये बहुत लाभकारी होने वाली है। जबकि पहले मनरेगा के समय में औसतन सिर्फ 50 दिन काम मिलता था, रोजगारी भत्ता भी लगभग, बेरोजगारी भत्ता भी लगभग केवल कागजों पर था, वो मिलता नहीं था। और कई सारे जगह पर अनियमितताएं बड़े पैमाने पर पाई गई कि जिस काम के लिए एक ही साल मिट्टी भरी जा रही है, फिर अगले साल भी वही मिट्टी भरी जा रही है, तीसरे साल भी वही नाली बन रही है। तो इस प्रकार के कई सारे जो है उसमें खामियां थी। और जो विकसित भारत जी राम जी में है, अब उसमें ज्यादा दिन काम मिलने वाला है, तय समय पर वेतन मिलने वाला है, काम का जो धनराशि वो मिलने वाली है, और कानूनन जो जवाबदेही है वो भी होने वाली है। तकनीकी आधारित ट्रांसपेरेंसी है, और हमारे राज्य के लिए ये इस योजना का बहुत महत्व है। पर्वतीय और आपदा संवेदनशील राज्य के रूप में हमारे राज्य में, जहां ये जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण जो विकास है, अवसंरचना है, हमारे लिए बहुत जीवन रेखा है। इन कार्यों में इस अधिनियम से बहुत लाभ मिलने वाला है। यह अधिनियम उत्तराखंड के गांवों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा और सुरक्षित बनाएगा, और जरूरतमंद जो हमारे समूह हैं, अन्य ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनके विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान इस योजना का होने वाला है। और मैं कहूं तो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से एक तो ये गरीब लोगों को काम देगा, किसानों को सुरक्षा देगा, महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ सशक्तिकरण और सम्मान देने का काम करेगा, और गांव का विकास करेगा। और विकसित भारत 2047 के लिए मजबूत नींव साबित होगा, क्योंकि हमारी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी। क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत के लिए हर एक ग्राम सभा भी विकसित होनी चाहिए, हर एक ग्राम सभा में वो सब सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस अधिनियम के आने के बाद सीधे सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। और पहले की अपेक्षा इसमें धनराशि भी, जहां पहले लगभग 88,000 करोड़ की वो थी, तो उसको बढ़ाकर 1,51,000 करोड़ इस बार किया गया है। एक बड़ा मैं कहूं कि उछाल इस योजना के माध्यम से देश के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि दी जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत जी राम जी, ज्यादा दिन काम, स्पष्ट योजना और पैसा समय पर मिलने की व्यवस्था है, इसलिए यह मनरेगा से ज्यादा प्रभावी भी है और ज्यादा भरोसेमंद है। मुझे लगता है कि और बताइए। आपदा प्रबंधन के यहाँ से कितना महत्व मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारे जैसे राज्य के लिए मैं कहूँ तो, क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का बहुत सामना करना पड़ता है, चाहे वो हमारा सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हो, सीमांत क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो।
तो बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर बीकानेर से है, जहां पर सर्दी का सितम लगातार जारी है। स्कूल खुलने के साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है और छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा और सुबह सर्द हवाओं ने ठंड का असर और बढ़ा दिया। हाड़ कपा देने वाली ठंड में बच्चे स्कूल जाते हुए ठिठुरते नजर आए। सड़कों पर भी हालात प्रभावित रहे। वाहन चालकों को कोहरे और ठंड के चलते धीमी गति से चलना पड़ा। हालांकि अभी स्कूल में छुट्टियां नहीं हुई हैं, क्योंकि सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं और प्रैक्टिकल की वजह से पढ़ाई जारी है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना ज्यादा घना कोहरा है। ऐसे में सुबह बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में काफी समस्या हो रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में रिटायर्ड आईजीएनपी अधिकारी का शव बरामद हुआ है। बीती देर रात रेलवे लाइन के पास गंदे पानी के नाले में उनका शव मिला। नाले में शव दिखने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान संपत भार्गव के रूप में हुई है। उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है, जिनकी सोमवार शाम करीब 6 बजे घर से बीकानेर जाने की बात कहकर मृतक घर से बाहर निकला था। 6 महीने पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी से सेवानिवृत्त हुआ था। पुलिस मामले की फिलहाल गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जोधपुर शहर के सोस्ती गेट चौराहे पर देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर सीधे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार अत्यधिक गति में थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया। बताया जा रहा है कि चालक भीलवाड़ा का रहने वाला है और हादसे के समय वह शराब के नशे में था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया और यातायात सुचारू भी कराया गया। चालक की मेडिकल जांच और हादसे के कारणों की छानबीन भी की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर जयपुर के चोमू से है, जहां पर चोमू NH-52 हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी व मारुति इको की भिड़ंत हुई। हादसे के दौरान मारुति इको कार पलटी। हादसे में 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। चोमू के NH-52 उदयापुरी मोड़ पर हुआ यह हादसा। सूचना पर चोमू थाना पुलिस पहुंची और मौके पर चोमू पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर कोटा सांगोद क्षेत्र के मईकला भपवावर इलाके का है, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे मेगा हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कोहरे के कारण वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और चालक हेडलाइट जलाकर सफर करने को मजबूर है, जबकि दोपहिया वाहनों की आवाजाही लगभग ना के बराबर रही। ग्रामीण अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं सर्दी और धुंध निराश्रित गौवंश के लिए जानलेवा साबित हो रही है। फतेहपुर शेखावाची में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमालयी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा और कई इलाकों में विजिबिलिटी मात्र 20 से 30 मीटर तक सिमट गई, जिससे हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए और कई चालकों ने वाहन रोक दिए। मुख्य बस स्टैंड पर अलाव तापते लोग और सर्दी से परेशान निराश्रित पशु दिखाई दिए। सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 11 जनवरी तक अवकाश घोषित किया। बावजूद इसके फतेहपुर में कुछ निजी स्कूल द्वारा छोटे बच्चों को स्कूल बुलाए जाने के मामले भी सामने आए। घने कोहरे का असर रोडवेज और रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है, जिससे बसें 15 से 20 मिनट देरी से चली हैं। मंगलवार को फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री और सीकर का 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी सर्दी और कोहरे के बने रहने का पूर्व अनुमान जताया है। छत में से बहुत ठंड पड़ रही है और अभी 9:30 बज गए हैं, फिर बहुत भयंकर कोहरा है। आमजन को भारी परेशानी हो रही है कोहरे में। चूरू से जयपुर जा रहे हैं। पहले जैसे
अब ठंड नहीं थी तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ आती थी। अब ठंड के कारण 5-7 सवारी है बस में, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। धुंध के कारण हाँ, लेट भी होती है। आज काफ़ी ज़्यादा धुंध है। कल और आज की क्या स्थिति है कॉलेज चूरू से लेकर जयपुर तक की? काफ़ी ज़्यादा ठंड है। चूरू में तो काफ़ी ज़्यादा है, कोहरा हाँ। पूरा है, बहुत काफ़ी कोहरा है। काफी सावधानियां करनी हाँ। कपासन में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को रसायन मुक्त खेती, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट और अन्य देशी तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि अधिकारी पार्समल रेगर ने प्राकृतिक खेती की अवधारणा समझाते हुए मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने और लागत घटाने के लिए घोलों के निर्माण और खेत में उपयोग की प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से बताई। सहायक कृषि अधिकारी बालूराम शर्मा ने इस क्षेत्र की सरकारी योजनाओं और अनुदान प्रावधानों की जानकारी दी, जबकि संदर्भ व्यक्ति प्रकाशपुरी गोस्वामी ने नियान, ब्रह्मास्त्र, बीजामृत और वर्मी कंपोस्ट के फायदे भी बताए हैं। कार्यक्रम में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की शपथ भी दिलाई गई, जिसमें उन्होंने अपने खेतों में रसायन रहित खेती करने और अन्य किसानों को प्रेरित करने का संकल्प भी लिया। आज दिनांक 5/1/2026 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सहायक कृषि अधिकारी महोदय बालूराम शर्मा द्वारा विभागीय योजना की जानकारी दी गई, साथ ही में प्राकृतिक खेती की बेसिक जानकारी दी गई। उसके बाद में व्याख्याता श्री प्रकाशपुरी जी गोस्वामी द्वारा प्राकृतिक खेती ब्रह्मास्त्र, जीवांश और निमास्त्र के बारे में जानकारी दी, साथ में वर्मी कंपोस्ट की जानकारी दी गई। अंत में पार्समल रेगर द्वारा कृषि परिषद द्वारा जीवामृत और बेस्ट ड्रिंक की जानकारी दी गई और साथ में सवाई माधोपुर जिले के बरवाड़ा में संकट चतुर्थी के पावन अवसर पर चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। ठिठुरती सर्दी और घने कोहरे के बावजूद हजारों श्रद्धालु नंगे पांव जयकारे लगाते हुए पहाड़ी पर चढ़कर माता के दर्शन करने पहुंचे और सुख समृद्धि और परिवार की कुशल क्षेम और खुशहाल जीवन की कामना की। मंगल आरती के समय माता को 56 भोग अर्पित किए गए, जबकि फूल बंगला झांकी में पुत्र गणेश के बाल स्वरूप के साथ माता विराजमान रही। भीड़ अधिक होने के कारण सुरक्षा गार्ड और सेवादारों को व्यवस्था संभालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन और मेला समिति की सक्रियता से दर्शन का सिलसिला देर रात तक सुचारू रहा। मेरा शीला जंगम जयपुर से। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, छोटी से बड़ी हो गई हूँ, काफी बार आ चुकी हूँ, लेकिन अब की बार थोड़ा सा रुक के आया, मतलब थोड़ा टाइम लगा है आने का। अरे बहुत आस्था है, मतलब मुझे ऐसा कनेक्टिविटी फील होती है एकदम, जैसे कोई जैसे अपनी माँ के साथ में होती है ना, ऐसे मुझे माता रानी के साथ में होती है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मौसम खराब है, श्रद्धा अपनी जगह, मौसम अपनी जगह। जो मन में श्रद्धा है वो श्रद्धा बनी रहे बस। माता जी की जो हर माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी आती है, उसमें माता जी का लक्ष्मी मेला चलता है और भक्त लाखों की संख्या में दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर माता के दरबार में पधारते हैं और माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माता रानी के चूरमा, बाटिका और विशेष रूप से पोहे का भोग माता जी को चढ़ाया जाता है और मंदिर की तरफ से और पंचायत प्रशासन की तरफ से भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ हर प्रकार की तैयारियां कर रखी है। मंदिर में, परिसर में, मार्ग में कई जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जल व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है, भंडारों की व्यवस्था की गई है। और खबर जयपुर से है, जहां शिक्षा विभाग ने जारी की प्रिंसिपल की तबादला सूची। 117 प्रिंसिपल की तबादला सूची हुई जारी। सच बेधड़क ने पहले ही दे दिए थे इस बारे में संकेत। अब व्याख्याता खाता तबादला सूची भी जल्द ही हो सकती है जारी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सूची जारी की, 117 प्रिंसिपल की तबादला सूची जारी की गई है। सच बेधड़क ने पहले ही दे दिए थे इस बारे में संकेत। इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, इस खबर पर ज्यादा अपडेट दीजिए।
देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने ये 30वीं संशोधित जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की है। 117 जो प्रिंसिपल हैं उनके तबादले यहाँ पर किए गए हैं। लंबे समय से इंतजार था क्योंकि 5000 से ज़्यादा जो तबादले हैं प्रिंसिपल के किए गए थे। उसके बाद एक 600 की जो लिस्ट है प्रिंसिपल की वो आई थी। ऐसे में कई लोग जो है दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए एक और संशोधित जो लिस्ट है वो यहाँ पर आई है। 117 लोगों की जो इस लिस्ट में नाम है और माध्यमिक शिक्षा निर्देशक उनके द्वारा जो ये लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई।